निकी लेली ग्रोसरी करके घर आई और 1 घंटे बाद अपने घर से गायब हो गई। घर के अंदर और बाहर 21 सिक्योरिटी कैमरे लगे थे, मगर किसी को कुछ नहीं पता चला निकी कहां गई। पुलिस को निकी के गायब होने से पहले की सिर्फ एक ऑडियो क्लिप मिली। ये कहानी आज से 15 साल पहले शुरू होती है। 1996 में निकी जॉर्जिया में अपनी बड़ी बेटी एलेक्स के साथ रहती थी। निकी को तलाक हो चुकी थी। निकी ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट इस्तेमाल करती थी, जहां इसको अपना दूसरा लाइफ पार्टनर मैथ्यू लेली मिला। मैथ्यू न्यूयॉर्क में रहता था। कुछ अरसा बात करने के बाद मैथ्यू भी जॉर्जिया शिफ्ट हो गया था और निकी के साथ रहने लगा था। 2 साल बाद निकी फिर से मां बन गई थी। निकी ने दूसरी बेटी का नाम अमेंदा रखा था। निकी और मैथ्यू ने 14 फरवरी 1998 में शादी कर ली थी। अमेंदा की बाइक चोरी होने के बाद मैथ्यू ने पूरे घर में 21 सिक्योरिटी कैमरे लगा दिए। It was very uncomfortable all of the time. You know, he had a camera in the living room that faced the couch. So if you wanted to sit down and watch TV, you were being monitored. थोड़े टाइम बाद ही मैथ्यू को शक होने लगा कि निकी का किसी और के साथ अफेयर है और उनकी लड़ाई शुरू हो गई। निकी और मैथ्यू पूरी रात लड़ते थे। एलेक्स और अमेंदा ये सब देखकर बहुत डर गए थे। ये सब देखकर एलेक्स ने घर छोड़ दिया और अपने असली डैड के पास चली गई। Alex told us, I'm not going to live here anymore, I'm moving out. I remember kind of just all 3 of us just crying. मैथ्यू ने निकी का फोन ट्रैप कर लिया था और तमाम कॉल्स को सुन रहा था। I'm recording my wife. I've got a tracker on her. निकी इस सब से तंग आ गई थी और अपनी छोटी बहन से कहा, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। I'm done. I hate my husband. My marriage is over. कुछ दिनों बाद मैथ्यू और निकी रात को लड़ाई कर रहे थे। अमेंदा और सबसे छोटी बहन रेबिका शोर से उठ गईं और बहुत डर गईं। अमेंदा जब सुबह उठी तो उसने देखा कि निकी घर पर नहीं है। मैथ्यू ने इनको बताया कि लड़ाई हुई थी और वो नाराज होकर घर से चली गई है और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। Then I woke up the next morning and Mom wasn't there. 2 दिन इंतजार के बाद भी निकी घर नहीं आई तो अमेंदा ने अपनी आंटी एमी को कॉल की और पूछा, लेकिन निकी वहां भी नहीं थी। मैथ्यू ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट कर दी। मैथ्यू ने पुलिस को कहा कि उसका किसी के साथ अफेयर था और वो शायद इसके साथ ही चली गई होगी। निकी को मिसिंग हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे और अब तक कुछ पता नहीं चला था। एलेक्स ने सोचा कि अगर बहुत सारे लोग मिलकर निकी को ढूंढें तो न्यूज चैनल्स पर खबर चलेगी और पुलिस पर मजीद प्रेशर आएगा। तकरीबन 100 लोग जमा हुए और घर के करीब जंगल में निकी को ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ही जंगल से किसी के चीखने की आवाज आई। जब सब पहुंचे तो देखा तो वहां निकी की लाश थी। You can't, baby. He waited 2 days to even report her missing, but I saw her 2 weeks ago and she was fine. पुलिस ने मैथ्यू से तहकीकात शुरू की, मगर पुलिस को मैथ्यू पर शक नहीं था, न ही निकी की बहन एमी को शक था। सार्जेंट रेक्टर, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जोन्स और डिटेक्टिव एवर्सन ने जब क्राइम सीन को बारीकी से देखा तो उन्हें कुछ अजीब लगा। निकी के पांव बिल्कुल साफ थे। इसका मतलब निकी खुद जंगल में नहीं गई थी, इसका कत्ल करके जंगल में छुपा दिया था और निकी को ड्रग दी गई थी। डिटेक्टिव एवर्सन ने मैथ्यू की हार्ड ड्राइव से डेटा कॉपी कर लिया था। उनको लग रहा था कि अब ये केस हल करना बहुत आसान हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वहां बहुत सारी वीडियोज थीं और उन पर कोई नाम और तारीख नहीं थी। ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि कत्ल वाले दिन की रिकॉर्डिंग कौन सी है। डिटेक्टिव 4 महीने तक वीडियोस देखते रहे। It was looking for a needle in a stack of needles, because I mean you couldn't even tell you what you were looking for. There was so much video that literally the only thing I did for 4 months, about 60 hours a week, was watching video on my computer. बिल आखिर वो वीडियो मिली जब निकी ग्रोसरी लेकर वापस घर आ रही थी, मगर उसके बाद कैमरा ऑफ हो गया और 2 दिन बाद दोबारा ऑन हुआ।
पुलिस ने जब मैथ्यू से रिकॉर्डिंग के बारे में पूछा तो उसने कहा हमारी लड़ाई हो रही थी और निकी ने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी। I know that when we go 2 days without sex, you're going to automatically assume I am on strike mode, no matter what else is happening. लेकिन डिटेक्टिव को मैथ्यू पर यकीन नहीं था और अब मैथ्यू पर पूरा शक हो गया था। डिटेक्टिव ने मैथ्यू का फोन सबूत के तौर पर रख लिया तो पता चला मैथ्यू बस निकी का फोन ही नहीं बल्कि एलेक्स का फोन भी ट्रैप कर रहा था। फोन रिकॉर्डिंग से पता चला कि कत्ल से एक दिन पहले निकी ने 911 पर कॉल करके कहा मैं घर छोड़कर जा रही हूं लेकिन मेरा शौहर मुझे जाने नहीं दे रहा। थोड़ी देर बाद निकी ने 911 पर दोबारा कॉल करके कहा कि सब ठीक है और हमें पुलिस की जरूरत नहीं है। Yes, my husband refuses to let me leave the house. My wife is yelling and screaming and just woke up the children. I think my wife just throwing a temper tantrum. I don't think we need the police. Let me have her tell me that, sir. You don't need to come. I'll stay in my house all day. डिटेक्टिव को कुछ अजीब लगा लेकिन इस बात पर मैथ्यू को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। डिटेक्टिव जब तहकीकात के लिए मैथ्यू के घर गए तो देखा कि मैथ्यू पूरे फैमिली के साथ घर छोड़कर वर्मोंट शिफ्ट हो रहा है। 7 महीनों की तहकीकात के बाद भी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। डिटेक्टिव ने निकी का केस सार्जेंट रेक्टर को दे दिया। कत्ल के दिन की वो रिकॉर्डिंग जो मैथ्यू ने डिलीट कर दी थी, सार्जेंट रेक्टर ने वो रिकवर करने के लिए मैथ्यू का कंप्यूटर डिजिटल फोरेंसिक टीम को दे दिया। फोरेंसिक टीम को एक फाइट के नाम का डिलीट फोल्डर मिला जिसमें हजारों ऑडियो क्लिप्स थे। सार्जेंट ने फिर से पूरी रिकॉर्डिंग सुनना शुरू कर दी थी। 2 साल बाद सार्जेंट को ऐसा सबूत मिला जिसकी उनको तलाश थी, लेकिन ये सबूत भी काफी नहीं थे मैथ्यू को गिरफ्तार करने के लिए। सार्जेंट ने डिजिटल फोरेंसिक टीम से कहा कि किसी तरह से पता लगाओ क्या कत्ल वाले दिन कंप्यूटर से कोई फाइलें डिलीट हुई थी। कंप्यूटर हिस्ट्री से पता चला कि निकी के कत्ल वाले दिन भी सिक्योरिटी कैमरे ऑन थे, मगर किसी ने फाइल्स डिलीट कर दी थी। जब पुलिस ने मैथ्यू से पूछा तो मैथ्यू ने कहा था कि इस दिन निकी ने कैमरा ऑफ कर दिया था। मैथ्यू ने पुलिस से झूठ कहा था। पुलिस को मैथ्यू के खिलाफ सबूत मिल चुका था। मैथ्यू जब निकी की लाइफ इंश्योरेंस के पैसे लेने आया तो सार्जेंट रेक्टर भी वहां पहले से इंतजार कर रहे थे और वो भी अरेस्ट वारंट के साथ। मगर मैथ्यू के पास आगे का प्लान भी था। मैथ्यू ने अमेंडा को कॉल की और कहा कि एक यूट्यूब चैनल बनाओ और लोगों को बताओ मेरे डेड पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। अमेंडा वीडियोस वैसे ही बनाती थी जैसा मैथ्यू बोलता था। जब भी कोई न्यूज चैनल अमेंडा को इंटरव्यू पर बुलाता था तो अमेंडा अपने यूट्यूब चैनल का बताती थी। इस तरह लोगों को ये लगने लगा कि मैथ्यू बेकसूर है और पुलिस पर प्रेशर आने लगा। पुलिस को जल्द ही कोई ऐसा सबूत चाहिए था जिससे लोगों को पता चले कि कत्ल मैथ्यू ने ही किया है। एलेक्स इस सब से खुश नहीं थी। एलेक्स को बहुत अफसोस हो रहा था कि इसकी बहन इसके मां के कातिल का साथ दे रही है, लेकिन अमेंडा को ऐसा लग रहा था कि मैथ्यू बेकसूर है। मैथ्यू को जब कोर्ट लेकर गए तो मैथ्यू समझ रहा था कि इसके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं है कि इसे सजा दी जाएगी, मगर सार्जेंट रेक्टर को कुछ ऐसा सबूत मिला था जिससे मैथ्यू को सजा दिलाने से कोई नहीं बचा सकता था। पुलिस ने कोर्ट में वो ऑडियो क्लिप्स प्ले की जो मैथ्यू डिलीट कर चुका था, और वो पिक्चर्स भी जब मैथ्यू निकी को मारता था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी दिखाई गई जिसमें साफ साफ लिखा था कि निकी को ड्रग दी गई थी। जज ने मैथ्यू को मुजरिम करार देकर सजा सुना दी। ये सब देखने के बाद अमेंडा को एहसास हुआ कि इसका बाप एक कातिल है और वो एक कातिल का साथ दे रही थी। अमेंडा और रिबेका भी अब अपनी बड़ी बहन एलेक्स के साथ शिफ्ट हो गई थी और एक फैमिली की तरह रहने लगी थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।